आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो सबूत जो जुटाए गए उसके पीछे किस तरह से प्लानिंग की गई थी। यही तो सवाल है। ये सब कुछ 2019 के बाद होता है। 1.5 साल में कैसे सबूत रेडी कर लिए गए इसके बारे में आप मैं एक एक करके बताती हूँ। नवंबर 2021 को 39 गज का घर खरीदा सीमा ने। 3 महीने बाद यानी जनवरी में इस घर को बेच दिया। 2022 में इस घर को बेच दिया। 2022 में ही सीमा का पहचान पत्र भी बना। अंदाजा लगाइए, भारत आने के महज 1.5 साल पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। 8 मई 2023 को पासपोर्ट बनकर किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ क्या बिना पहचान पत्र के हो रहा था? क्योंकि घर खरीदा गया, वो भी क्या बिना पहचान पत्र के खरीदा गया। घर बेचा गया, वो उसमें भी क्या एक पूरा लीगल प्रोसेस नहीं अपनाया गया। 2022 में ही फैमिली सर्टिफिकेट भी बनवाया गया। उससे पहले ये क्यों प्रक्रिया नहीं की गई? जबकि जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले तैयार होते हैं। सीमा 5वीं तक पढ़ी है लेकिन कोई भी कागजात उसके पास नहीं है। तर्क क्या दिया गया कि घर में ही पढ़ाई की है। ये सीमा ने तर्क दिया है। सवाल तो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 साल पहले की प्लानिंग की जा रही है। जब घर खरीदा जाता है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि जो सीमा है उसको वो घर खरीदवा दिया गया या फिर कोई दबाव में लेकर के कहा गया कि घर खरीदो, इसी को हम आगे बेचेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारियां इस वक्त मैं आपको बता रही हूं और अब आगे मैं आपको बताती हूं ये संयोग है या फिर साजिश है। सीमा ने हिंदी भाषा सीखना शुरू कर दिया। इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि वो उर्दू जानती थी, पाकिस्तान में रहती थी, फिर हिंदी सीखने की जरूरत क्या थी? सोशल मीडिया पर धार्मिक अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया। कहा गया करवा चौथ का व्रत उसने रखा, नवरात्र के व्रत उसने रखे। अब सवाल तो ये था वो पाकिस्तान में रहते हुए ये सब कुछ क्यों सीख रही थी? ये सब कुछ क्यों कर रही थी? भारतीय परंपराओं की सतही जानकारी वो क्यों हासिल कर रही थी? आपके माइंड में भी डाउट आ रहा होगा ना कि भाई आप भी अगर अपने धर्म को जानते हैं दूसरे धर्म में क्यों जाएंगे, क्यों उसके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे? सलीके से भारतीय कपड़े पहनना भी इसको किसने सिखाया? क्योंकि अभी हम पाकिस्तान से अगर देखें तो जो भी रील्स आती हैं सामने उसमें ये सूट पहनती है, लेकिन भारत आते ही जब सचिन के साथ रहती है तो साड़ी पहनना शुरू कर देती है। तो ये सब कुछ किसने सीमा को सिखाया? इसीलिए डाउट हो रहा है सीमा का मकसद क्या हो सकता है। लेकिन नेपाल से भी जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, नेपाल में हमारी टीम मौजूद है, वहां पर क्या हकीकत पाई गई है वो सुनिए जरा। पाकिस्तान से यूएई, यूएई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में एंट्री का ये प्लान बेहद शातिराना सोच के साथ बुना गया। सीमा के दिमाग में हिंदुस्तान में दाखिल होने का पूरा प्लान एक एक स्टेप के साथ छपा हुआ था। इसके लिए बस उसे एक मोहरे की जरूरत थी और इस मोहरे के रूप में उसने चुना सचिन मीणा को। सचिन कैसे सीमा के हाथों की कठपुतली बनता चला गया, कैसे सीमा उस पर हावी हो गई, कैसे वो सब कुछ सीमा के कहने पर करने लगा। आज इससे अंदर की खबर में पर्दा उठाएंगे, बताएंगे किस तरह सीमा ने इंडिया में एंट्री के लिए सचिन का इस्तेमाल किया और कैसे इस पूरे गेम में वो खुद को बचाते हुए चली और सचिन को फंसाती चली गई। इसके सबूत आज आपको देंगे। सचिन पर हावी सीमा सबूत नंबर 1। सूत्रों का कहना है कि सचिन 9 मार्च को जब नेपाल पहुंचा था तो वो खाली हाथ नहीं गया था। वो अपने साथ सीमा को भारत में दाखिल कराने के कागजात ले गया था। सचिन जानता था कि सीमा को भारत की सीमा में लाना आसान नहीं होगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि भारत नेपाल सीमा के बाद सचिन को अगर सीमा को भारत की सीमा में लेकर के आना है तो प्रयास करने पड़ेंगे और यही वजह थी कि पूरी जो स्क्रिप्ट है वो सीमा और सचिन ने मिलकर के तैयार की। नेपाल पहुंचने के पहले ये स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी कि आखिरकार किस तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होना है। सूत्रों की माने तो सचिन ने सीमा को नेपाल में 3 आधार कार्ड दिए थे। इनमें एक आधार कार्ड सीमा हैदर के नाम से था, बाकी के 2 आधार कार्ड बच्चों के लिए दिए गए थे। यानी सीमा ने कानून का उल्लंघन खुद नहीं किया बल्कि सचिन को इस खेल में आगे कर दिया। वो इस तरह से सचिन पर हावी हो गई कि सचिन उसके जाल में फंसता चला गया। ये सवाल इसलिए उठता है कि सचिन ने आधार कार्ड बिना किसी प्रूफ के बनवाए कैसे? फर्जी आधार कार्ड बनाने में सचिन की मदद किसने की? अगर फर्जी दस्तावेज बनवाने ही थे तो ये काम तो सीमा खुद भी कर सकती थी। उसने सचिन को आगे क्यों किया? जो महिला अकेले 4 बच्चों के साथ अपना देश छोड़कर कई हजार किलोमीटर दूर अवैध तरीके से दूसरे देश में दाखिल हो सकती है, वो क्या खुद फर्जी पहचान पत्र नहीं बनवा पाती? बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन नेपाल में 7 दिनों तक साथ रहे थे, तभी यह आधार कार्ड सीमा के हवाले सचिन ने कर दिया ताकि कहीं सीमा को दिक्कत आए तो इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए वो भारत में दाखिल हो जाए। सचिन पर हावी सीमा सबूत नंबर 2। शारजाह और दुबई के रास्ते सीमा नेपाल आ गई, लेकिन नेपाल में उसने कहीं भी पेमेंट करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ भी उसने सचिन को आगे किया। सचिन का सीमा ने इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि सचिन समझ ही नहीं पाया कि वो कर क्या रहा है। सचिन सीमा के जाल में ऐसा फंसा कि उसने बहुत समझदारी के साथ सीमा से मिलने की तैयारी की और आपको ये भी बता दें कि नेपाल में सिर्फ नेपाली करेंसी का ही इस्तेमाल किया।
सचिन जानता था कि अब भारत के 500 रुपए के नोट नेपाल में इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए उसने 9 मार्च से 17 मार्च के बीच जो 7 दिन नेपाल में बिताए, उस दौरान सीमा के साथ घूमने फिरने से लेकर होटल का बिल सब कुछ नेपाल की करेंसी में ही दिया, ताकि दोनों को पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना आए। सीमा अवैध तरीके से भारत में घुसी। इसके अलावा उसने कानून का उल्लंघन करने वाले सभी मसलों में सचिन का इस्तेमाल किया। आशंका जताई जा रही है कि ये सब प्लानिंग के तहत सीमा हैदर ने किया, ताकि अगर वो पकड़ी भी जाए तो इसमें उस पर नहीं बल्कि सचिन पर कानूनी तलवार की ज्यादा से ज्यादा धाराएं चलें। सचिन फंस